हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले सभी लेक्चरों में हमने क्या किया था, एक 10th का जो फिजिक्स वाला पोर्शन था उसका मानव नेत्र वाला चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर चुके थे और समझ चुके थे। इसी के क्रम में जो हमारा अगला चैप्टर आता है उसका नाम है विद्युत धारा, यानी कि 10th का फिजिक्स का मानव नेत्र के बाद से जो अगला चैप्टर आता है उसका नाम है क्या चीज, विद्युत धारा। और आज हम क्या करने वाले हैं, विद्युत धारा वाला चैप्टर का कुछ हेडिंग को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे जितना हो पाएगा। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा। और इस चैप्टर में जो पहला हेडिंग आता है उसका नाम है विद्युत आवेश। क्या नाम है, विद्युत आवेश। मैंने लिखा भी है यहाँ पे विद्युत आवेश, किसी को चार्ज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आवेश को आपको फील करके समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो अगर कहें वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो आवेश ही है। अगर आवेश को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो चैप्टर का सारे हेडिंग अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरे अच्छे तरीके से समझाने की। तो सबसे पहले जो आवेश स्टार्ट करेंगे उसके इतिहास से इसका कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि पहले हम जानेंगे आवेश का खोज कैसे हुआ था, कौन किया था, कहां से हुआ था। अगर वो चीजें समझ जाते हैं तो फिर उसका परिभाषा। तो अगर आवेश के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं आवेश का खोज के लिए उनका नाम है थेल्स। और कब की बात हो रही है, 600 ईसा वर्ष पूर्व की। कितने, 600 ईसा वर्ष पूर्व, मतलब जब हमारा सन शुरू हुआ था जीरो, उससे भी 600 साल पहले की बात हुई है। उस समय साइंटिस्ट थे थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले किसका खोज किया था, आवेश का खोज किया था। ये कैसे किए थे, इसका भी एक रोचक कहानी है। कैसे किए थे, सबसे पहले देखा था, कौन देखे थे, थेल्स, आवेश को। और कैसे देखे थे उसका एक रोचक कहानी है। कहानी क्या है तो थोड़ा सुनिएगा। थेल्स की एक धर्म पत्नी थी और उनके पास एक लॉकेट था। लॉकेट मतलब गले में पहनने वाला माला। और वो जो माला था वो बना हुआ था अंबर नामक पदार्थ। अब पूछेंगे सर अंबर नामक पदार्थ क्या होता है। अंबर जो होता है एक टाइप का राल होता है। राल मतलब जैसे पेड़ कई बार आप क्या करेंगे, काट देंगे हल्का सा, तो उसमें से गोद निकलता है और उस गोद को आप काफी समय के लिए छोड़ देते हैं तो मरून कलर का काफी मतलब कठोर हो जाता है, वो काफी अच्छा दिखता है। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, उसका बनाते थे क्या चीज, आभूषण। तो सेम इनकी जो धर्मपत्नी थी उनके पास भी उसी अंबर नामक पदार्थ या उसी राल का क्या बना हुआ था, एक लॉकेट था। और उसी लॉकेट को काफी दिनों से वो लॉकेट क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि ये जो थेल्स भैया थे, थेल्स गए और उस क्या किए, उस लॉकेट को उठाए और उठाने के बाद उसको पीछे साफ करें। और साफ कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक ऊनी कपड़ा लिया और कपड़े से क्या किया, उसको रगड़ा, रगड़ के साफ किया। और साफ करने के बाद उन्होंने क्या किया, बगल में ले आके फिर वापस रखा। और जैसे उन्होंने बगल में रखा, उन्होंने कमाल की चीज देखी। बोले क्या देखा सर, तो उन्होंने देखा कि ये जो लॉकेट था वो छोटे छोटे तिनकों को, अगल बगल के जो छोटे छोटे घास फूस के तिनके थे उनको क्या कर ले रहा था, अपने में आकर्षित कर ले रहा था, चिपका ले रहा था। कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल आप भी किए हैं ऐसा। कैसे किए हैं, तो आप भी कई बार ऐसा करते हैं कि कलम लेते हैं और कलम को बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग उठाते हैं। कई बार ऐसा किए हैं। आप कभी सोचे हैं ऐसा कैसे उठ जाता है वो। सेम प्रोसेस हो रहा है किसके साथ, अंबर नामक पदार्थ के साथ, यानी कि उस लॉकेट के साथ। वो जैसे उन्होंने थेल्स में उस चीज को रखा, वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे अगल बगल के, उनको क्या कर ले रहा था, अपने में आकर्षित कर ले रहा था। उनको समझ नहीं आया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, कमाल की चीज है, आगे अभी आपको पता चलेगा। उसी गुण का नाम क्या है, आवेश है। उनको उस समय समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की उसको समझने की, फिर भी नहीं समझ में आया। लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बेतुका रीजन दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये लॉकेट जो है छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित इसलिए कर ले रहा है क्योंकि जैसे ही हम इसको रगड़ रहे हैं इसके अंदर आत्मा घुस जा रही है, जो कि कभी संभव नहीं है। साइंस की दुनिया में आत्मा भूत प्रेत सब होते ही नहीं है, पर उन्होंने ऐसा रीजन दिया जो कि सही नहीं। ठीक है, लेकिन उस चीज को बता नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन देखे कौन सबसे पहले, तो थेल्स। इसीलिए श्रेय किसको जाता है आवेश का खोज का, तो थेल्स को जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कोई पूछे आवेश का खोज कौन किए थे तो बोलेंगे सीधा थेल्स भैया किए थे। ठीक, पर उस समय ये बता नहीं पाए कि आखिर एक क्या चीज है, क्यों ये आकर्षित हो रहा है। क्यों, क्योंकि उस समय ना एटम का खोज हुआ था, ना उसके अंदर परमाणु का, मतलब न ही एटम का खोज हुआ था, न उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का, ना प्रोटॉन का, किसी भी चीज का कोई खोज नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे समय गुजरा। समय गुजरने के बाद से अगले जो साइंटिस्ट आते हैं सन 1600 की ईस्वी के आसपास। 1600 ईस्वी मतलब समझ रहे हैं, अब बहुत समय बाद की बात कर रहा हूं, मतलब 600 ईसा वर्ष पूर्व था। अब जीरो जीरो से बढ़ते बढ़ते 1600। इस समय एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था, विलियम गिलबर्ट। और विलियम गिलबर्ट आते हैं और सेम प्रोसेस, जो एक्सपेरिमेंट कौन किए थे, जो चीज देखा तो उन्होंने कौन सा,
फेल्स ने वही चीज फिर वापस रिपीट कर दिया। अब क्या रिपीट किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ लिया। अंबर नामक पदार्थ को किसे रगड़े? उन्हीं कपड़े से लेकर रगड़े, और उन्हीं कपड़े से जब रगड़े तो उन्होंने भी कमाल की चीज देखी। सेम वो क्या करने शुरू कर दे रहा था, छड़ छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दे रहा था। उनको समझ नहीं आया इनको भी क्या हो रहा है। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, छड़ को ही नहीं और भी पदार्थ लिए। और में कौन सा लिए? कांच का छड़ लिए। किसका लिए? कांच को लिए, रेशम से रगड़े, और रेशम से रगड़ने के बाद से उन्होंने देखा कि इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, वही सेम गुण जो अंबर नमक पदार्थ के ऊपर आ रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का, वही गुण किसके ऊपर आ जा रहा था? इसके ऊपर। और इसके ऊपर नहीं, मतलब अभी उन्होंने क्या किया, केवल दो ही पदार्थ नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको क्या किया, अलग अलग पदार्थों से रगड़ रगड़ के उसके बाद से चेक किया, और पता चला कि ये जो गुण आ रहा है छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर खींचने का, वो गुण केवल अंबर पे नहीं और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उन सभी पे आते हैं। समझ में आया पॉइंट? और फिर उन्होंने क्या किया, इस गुण का नाम दिया। क्या नाम दिए? आवेश। क्या नाम दिए? आवेश। तो अगर कोई पूछे आवेश का नामकरण किसने किया, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, विलियम गिलबर्ट। नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आवेश का नामकरण कौन किए थे सबसे पहले? विलियम गिलबर्ट। और उन्होंने आवेश का जो गुण है, या आवेश मतलब जो इसको हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर जो गुण आ रहा है उसी गुण का नाम दिया उन्होंने, क्या चीज? आवेश। तो उन्होंने बोला कि ये जो गुण है केवल अंबर या कांच पे ही नहीं आएगा, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उन सब पे भी ये गुण आता है, यानी कि इस गुण का नाम है क्या चीज? आवेश। तो अगली बार में आवेश बोलूंगा इसको, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं, आवेश का नामकरण सबसे पहले कौन किए थे? विलियम गिलबर्ट। उसके साथ साथ आवेश का जो गुण है अन्य पदार्थों पर भी पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, सर आवेश होता क्या है? कुछ डेफिनेशन बता देते हैं। बिल्कुल बनाएंगे भाई, कहा नहीं बताएंगे। आवेश का ये था थोड़ा सा इतिहास। अभी तक हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि आवेश का नामकरण हो गया था, और उसके साथ साथ आवेश अन्य पदार्थों पे भी मिलते हैं, ये बताए कौन थे? तो उनका नाम है कौन थे? विलियम गिलबर्ट। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? आवेश अब थोड़ा समझते हैं क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, उन्होंने क्या बोला कि जब हम इस पदार्थ को रगड़ रहे हैं तो इसके ऊपर एक गुण आ रहा है, और गुण क्या कर रहा है? वो अगल बगल के छोटे छोटे तिनकों को क्या करना शुरू कर दे रहा है, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दे रहा है। इसीलिए इस गुण का जो नाम रखा उन्होंने, उसका नाम दिया चीज? आवेश। तो आवेश क्या होगा? आवेश क्या हो सकता है? तो भैया आवेश होगा किसी भी पदार्थ का एक क्या होगा? गुण होगा। बिल्कुल गुण होगा। तो गुण क्या करेगा? वो गुण जैसे आएगा वो करना शुरू कर देगा क्या? ये छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर क्या करना शुरू कर देगा? आकर्षित करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? कब आ रहा है इसके ऊपर एक गुण? जब इसको हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। अगर रगड़ नहीं रहे हैं तो इसके ऊपर एक गुण नहीं आ रहा है। तो पॉइंट समझिएगा थोड़ा, मैं क्या बोलना चाहता हूं। आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है? एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण होता है, जो उस पदार्थ के ऊपर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। वो भी कौन सा गुण? वैद्युत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। अभी आपको समझ में आया था कि केवल ये क्या कर रहा था? तिनकों को आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं, चीजों को प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो ये आकर्षित भी करता है और साथ साथ में प्रतिकर्षित। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप। तो आवेश एक गुण है। किसका गुण है? किसी भी पदार्थ का, जो उस पदार्थ पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो यहां से एक परिभाषा हम बना सकते हैं बड़ा सिंपल सा आवेश का। वो क्या रहने वाला है? तो बोलेंगे आवेश, नोट करिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगली बार से मैं जब भी इस गुण की बात करूंगा, जैसे इसको रगड़ूंगा कलम को या कांच को या किसी भी चीज को, तो इसके ऊपर जो गुण आएगा आकर्षित प्रतिकर्षित करने वाला चीजों को, उसका नाम दूंगा आवेश। अगली बार मैं बोलूंगा आवेश। तो आवेश मतलब समझ जाइएगा, इस पदार्थ का क्या है? एक गुण है। क्लियर हुआ? कब आया? जब इसको रब किए। क्यों आया? आगे देखेंगे, ठीक है? अभी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इस इतिहास के क्रम में विलियम गिलबर्ट के बाद सॉरी विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? नामकरण किया, और ये भी बताया कि बहुत सारे पदार्थों पे आवेश आते हैं, और आवेश का वहां से एक परिभाषा भी मिल गया हमको, ठीक? इसी क्रम में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कब आए? लगभग 1700 के आसपास, ठीक है ना? इनका भी आगमन हुआ, और इन्होंने भी उस आवेश से संबंधित कुछ चीजें खोजी। और क्या खोजा? तो भैया इन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के।
कहेंगे सर आवेश दो प्रकार के कैसे उन्होंने बता दिया, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए कैसे उन्होंने बताया, तो उनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में साइड में करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक कांच का छड़ लिया। क्या लिए, कांच का छड़, और कांच के छड़ को उन्होंने क्या किया, रेशम से रगड़ दिया। किससे रगड़े, रेशम से। अब सोचिए जब रेशम से रगड़ेंगे तो उसके ऊपर एक गुण आएगा, उस गुण का नाम क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल आवेश होगा, और उसके ऊपर आवेश का गुण आ गया। उन्होंने क्या किया, ये रहा कांच के छड़, और उसको रेशम से रगड़े, आवेश का जब गुण आ गया तो उसको एक धागे से बांधे और यहाँ इस फर्श से क्या किया, उन्होंने लटका दिया। ठीक, सेम चीज दूसरा एक कांच का छड़ लिए, उसको भी एक धागे रेशम से रगड़े और धागे से बांध के बगल में इसके क्या किया, लटका दिया, जस्ट बगल में ही लटका। और जब उन्होंने इस चीज को किया, बगल में लटका के जब देखा तो दोनों के ऊपर आवेश था, और दोनों के ऊपर आवेश था तो इसका मतलब इनको क्या, अभी देख रहे थे आवेश क्या कर रहा था, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था, अरे चीजों को आकर्षित कर रहा था। पर जैसे उन्होंने यहाँ पे लटकाया, उन्होंने एक कमाल की चीज देखी, होगा क्या कि दोनों के दोनों जो छड़ थे वो एक दूसरे से क्या हो जा रहे थे, थोड़ा दूर हो जा रहे थे। दूर क्यों हो रहे हैं, दूर तभी हुए, इसका मतलब एक दूसरे को क्या किए हैं, प्रतिकर्षित किए हैं, यानी कि ढकेले हैं। तो उनको ये समझ में आया कि आवेश क्या करते हैं, आकर्षित ही नहीं क्या करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। ये पॉइंट तो आपको कंफर्म हो गया, अभी समझ में आया, आवेश केवल आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित भी करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो कांच का छड़ लिया, रेशम से रगड़ा, दोनों को धागे से बांध के लटकाए बगल में, जैसे लटकाए देना दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अगले वाले में उन्होंने क्या किया, एक क्या किए, अंबर नामक कांच के छड़ लिए, मतलब अंबर का क्या किया, एक छड़ लिए, और अंबर की छड़ को उन्होंने किससे रगड़ा, ऊनी कपड़े से। किससे रगड़े, ऊनी कपड़े से। अब उसके ऊपर आवेश आया कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल आया, आवेश आया, उन्होंने इसको क्या किया, धागे से बांध के यहाँ पे ऐसे लटका दिया। फिर उन्होंने एक और अंबर नामक छड़ लिया और उसको भी ऐसे ही सेम ऊनी कपड़े से रगड़ के, जैसे रगड़ा आवेश आया, उसको भी धागे से बांध के बगल में क्या किया, लटका दिया। दो अंबर वाला पदार्थ, दोनों के ऊपर आवेश, दोनों आगे बाजू में लटक गए, रखे हुए हैं। और जैसे उन्होंने लटकाया तो यहाँ देखने को मिला उनको क्या चीज, उन्होंने देखा कि ये दोनों के दोनों भी इस बार क्या हो रहे थे, प्रतिकर्षित हो रहे थे। मतलब आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तीसरे वाले में उन्होंने क्या किया, एक कांच वाले छड़ को उठा के लाया जो आवेशित था, और एक कौन सा, अंबर वाले पदार्थ जो था, छड़ था, उसको उठा के लाए, दोनों आवेशित थे, और दोनों को धागे से बांध के एक दूसरे बगल में क्या किए, लटका दिए। एक कांच है, एक कौन सा है, अंबर है, दोनों के बगल में रखे। और इस बार कमाल का उन्होंने लॉजिक देखा, हुआ क्या, इस बार दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं किए, बल्कि क्या हो गए, आकर्षित करने लगे, क्योंकि दोनों के दोनों छड़ एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस बार आकर्षित कर रहे हैं। ये कैसे हो गया, अभी तक हम देख रहे थे आवेश क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अब क्या करना शुरू कर दिए, आकर्षित। ये कैसे हो गया भैया, इसको समझाइए। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझते हैं इसको। अगर सोचिए, जो आवेश इस पे था वही आवेश इस पे था, तो दोनों क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित। जो आवेश इस पे था वही आवेश इस पे था, दोनों क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित। अगर यहाँ भी दोनों पे आवेश अगर समान रहता, एक ही रहता, तो इसका मतलब ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, आकर्षित। तो आकर्षित करने का मतलब ये आवेश दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग होने का मतलब इन दोनों पे जो चार्ज था वो अलग है, और इन दोनों पे जो चार्ज था अलग है, तभी तो इसमें से एक उठाएं और एक इसमें से उठाएं, तो वो दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। तब यहां समझ में आया कि आवेश एक टाइप के नहीं है, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। अब कौन एक्सपेरिमेंट किए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हमको यहां से ये पता चला कि आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और कमाल की चीज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनका नाम रखा, एक का नाम दिया उन्होंने कौन सा, धन आवेश। क्या नाम दिया, धन आवेश, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो था इन दोनों पे जो आया, उसका नाम दिया कौन सी, ऋण आवेश। क्या नाम दिए, ऋण आवेश। अब देखिएगा, अगर कभी भी इस पे धन आवेश है, इस पे भी कौन सा है, धन आवेश, तो धन धन आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षी। दिख रहा सामने से। अच्छा सोचिए, इस पे कौन सा था, ऋण आवेश, इस पे भी कौन सा था, ऋण आवेश, और ऋण ऋण आवेश रहेंगे एक दूसरे के नजदीक, दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षी। ये पॉइंट समझ में आया। ध्यान रखिएगा, कभी भी दो धन आवेश रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, दो ऋण आवेश रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। लेकिन एक इस पे आया तो इस पे कौन सा था, धन, इस पे कौन सा आया था, माइनस। एक धन और एक ऋण आवेश लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। मतलब हमको ये समझ में आया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। ये पॉइंट इन्होंने समझाया, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। समझ में आया। आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है सर, हमको ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है धन आवेश, एक का नाम है क्या चीज, ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेश आकर्षित, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या समझाते हैं। थैंक यू, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, खुद ही कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं।
ये क्लियर हुआ। अब जो धन आवेश और ऋण आवेश उन्होंने नाम दिया है, उसके पीछे भी एक कमाल का लॉजिक है। कहेंगे सर लॉजिक धन आवेश, हाँ, जहां तक आप सोचे होंगे, कई बार आप साइंस पढ़े होंगे, तो जितने भी साइंटिस्ट किसी चीज का खोज करते हैं वो क्या करते हैं, उसका नाम अपने नाम पे ही रख देते हैं ज्यादातर, ताकि उनका नाम थोड़ा सा और क्या हो जाए, चर्चित हो जाए, फेमस हो जाए। पर इन्होंने एक का नाम दिया धन, एक का नाम दिया ऋण। खोज तो इन्होंने किया दो प्रकार के, अपना नाम देना चाहिए कुछ भी, एक का नाम बेंजामिन रख देते हैं, फ्रैंकलिन रख देते, काम हो जाए। पर एक का धन, एक ऋण, उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझते हैं। जैसे ये है कांच का छड़, इसको हमने रगड़ा, इसके ऊपर आवेश आया, कितना आया, आवेश का मात्रा के आगे माप भी सकते हैं ना, आवेश को मापते हैं कितना ज्यादा आया कितना कम आया है, तो हमने नापा, इस पे 10 गुलाम आया, कितना गुलाम आया, 10 गुलाम। तो 10 गुलाम इस पे एक टाइप का आवेश आया, पहला टाइप वाला था, ठीक है, क्योंकि आवेश दो टाइप के होते हैं, तो पहला टाइप वाला आ गया। इसके ऊपर भी हमने क्या किया, इस पर भी रगड़ा, और ये है अंबर वाला, ठीक, और इसको रगड़े तो इसके ऊपर भी 10 गुलाम का आवेश आ गया, और ये कौन सा टाइप है, तो दूसरा वाला टाइप है, ठीक, ये पहला वाला टाइप है, कौन सा, दूसरा वाला टाइप। अब हमने क्या किया, इस पे भी 10 गुलाम, इस पे भी कितना आवेश, 10 गुलाम, इन दोनों को आपस में क्या किया, मिला दिया। अब बताइए कितना गुलाम आवेश हो गया, तो बोलेंगे सर 20 गुलाम आवेश हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, लेकिन गलत है आप। ऐसा उन्होंने भी किया और पता चला कि 10 मिलाने पे कितना हो गया, जीरो। जीरो होने का कारण क्या है, जीरो होने का कारण ये है कि इस पे कौन सा, जो एक टाइप का आवेश था वो कौन सा था, माइनस वाला, इस पे कौन सा था, धन वाला। नाम ही उन्होंने इसीलिए रखा, क्योंकि सोचिए अगर 10 गुलाम अगर नॉर्मल हम बीजगणित नॉर्मली जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। पर हमको कुछ इस टाइप का नाम रखना चाहिएगा कि इस 10 को अगर जोड़े तो कितना हो जाए, जीरो। तब भाई क्या नाम रखें कि इसका 10 जोड़े कितना हो जाए, जीरो। तो इसलिए सीधा सीधा नाम रखिए, बीजगणित का यूज किया उन्होंने, और इसका बीजगणित में 10 माइनस में कर दीजिए, यानी कि माइनस आवेश, इसको कर दीजिए प्लस। अब सोचिए 10 माइनस और 10 प्लस दोनों मिलेंगे कितना हो जाएंगे, जीरो। 10 गुलाम माइनस 10 गुलाम प्लस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। अगर सोचिए इस पे कितना रहता, 25 गुलाम आवेश रहता प्लस में, 25 गुलाम प्लस में, इस पे रहता है कौन सा, 5 गुलाम या 10 गुलाम माइनस में, 25 प्लस 10 माइनस में, दोनों को मिलाते तो नेट आवेश कितना हो जाता भैया, 25 में से कितना घट जाता, 10 घट जाता है, यानी कि 15 गुलाम, कितना, 15 गुलाम क्या बचता, नेट आवेश होता, वो भी प्लस में रहता, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने नाम दिया एक का धन, एक का क्या नाम दिया, ऋण। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर हुआ, तो हमको ये पता चल गया आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के, एक कौन सा धन आवेश, एक कौन सा होता है ऋण आवेश। बहुत अच्छी बात है, आई होप इतना समझ में आए। तो अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब हम किसी भी अंबर को या कांच के छड़ को जब हम रगड़ते हैं तो उसके ऊपर आवेश का गुण क्या हो जाता है, आ जाता है। तो क्या हम अन्य पदार्थों को भी अगर पकड़ के रगड़ेंगे किसी भी चीज से तो क्या उसके ऊपर आवेश आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। हर पदार्थ को अगर हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि आवेश आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको पकड़ के हम दीवार में रगड़ दे तो क्या आपके ऊपर आवेश आएगा, बिल्कुल नहीं भाई, हड्डियां बाहर आ जाएंगी पर आवेश नहीं आएगा। तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि कुछ पदार्थों को हम रगड़ रहे हैं तो उसके ऊपर आवेश आ रहा है और कुछ पदार्थों के ऊपर आवेश नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर होता होगा। तो हम लोग क्या किए, इस पे चर्चा शुरू कर दिए कि आखिर किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश क्यों आता है। अगर एक बार समझ जाते हैं उसको तो अन्य पदार्थों के ऊपर क्यों नहीं आ रहे उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश क्यों आता है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पदार्थ बनाया हुआ है, पदार्थ मतलब कांच ही मान लीजिए, कांच का छड़ है और हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक। अब इस कांच के छड़ को अगर हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं, अंदर जाके झांक के देखते हैं, क्योंकि यही तो देखना है कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर जाके हम झांक के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कांच किससे बना होता है, छोटे छोटे कणों, तो कणों को क्या बोलते हैं, परमाणु। बेसिक सबको पता है, परमाणु से हर पदार्थ बना होता है, तो कांच भी किससे बना होगा, परमाणु से, ठीक। जब एक परमाणु का हमने क्या किया, बाहर निकाला, किसको, एक परमाणु के बाहर निकाले, किसके, कांच के, और बाहर निकाल के जहां से जैसे दिखाया मैंने, एक परमाणु को हमने बाहर निकाला और उसके अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको पता चलता है कि कोई भी परमाणु जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, बीच में उसके क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के अंदर बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में दो पार्टिकल रहते हैं जो उसी में एक घर बना के रहते हैं। नाम क्या है उन पार्टिकल का, तो एक का नाम है भैया प्रोटॉन और दूसरा क्या है, जी बिल्कुल न्यूट्रॉन। क्या नाम है, न्यूट्रॉन। तो दो पार्टिकल होते हैं किसके अंदर, नाभिक के अंदर, बेसिक सा है, सबको पता है। इसके साथ साथ परमाणु में और क्या होता है, तो इसके बगल में देखते हैं क्या होता है, ये वर्तमान संकल्पना है, मतलब वर्तमान समय में हमने ये सारी चीजें ढूंढ के रखी है। पहले जब थे तो उसके टाइम पे ये सारी चीजें नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने शायद नहीं बता पाए कि आवेश क्यों आता है किसी पदार्थ के ऊपर। अब हम बता रहे हैं, रीजन वही है। तो हमने क्या किया, एटम में देखा, और एटम में देखे तो पता चला कि इसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके साथ साथ इस नाभिक के बाहर जो परमाणु में खाली स्थान होता है उसमें एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। कई बार आपको बताया गया है, ठीक है ना।
जब हम यहां तक पहुंचे एक एटम के अंदर और उस एटम के अंदर झांक के देखना शुरू किए कि आखिर आवेश क्यों आता है, तो हमको पता चला कि ये आवेश का जो गुण है न पदार्थ पे था न ही एटम पे था। एक्चुअली में दो पार्टिकल के पास था। पता किसके पास? एक था प्रोटॉन के पास, एक किसके पास था? इलेक्ट्रॉन के पास। क्या कहने का मतलब? जो आवेश का गुण होता है न पदार्थ के ऊपर होता है न ही परमाणु के ऊपर होता है। एक्चुअली में किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर जन्मजात क्या होता है? आवेश का गुण होता है। यानी कि उसको रगड़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसके ऊपर अगर आवेश लेके आने क्या करना पड़ेगा? रगड़ना पड़ेगा। रगड़ेंगे तब आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर आवेश का गुण जन्मजात होता है। जैसे बने उनको आवेश को गुण दे दिया गया, ले भाई लेके जाओ, उसके ऊपर थोप दिया गया, वो लेके रखे रहते हैं परमानेंट। और उन्हीं की वजह से पदार्थों पे भी आता है। तभी आगे समझेंगे हम, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि आवेश का गुण किसके पास होता है? एक्चुअली में आवेश का गुण जो होता है वो कितना? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। न्यूट्रॉन के पास क्या होता है सर? न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश का गुण होता है नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका नाम भी पड़ा न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो हमको चर्चा किस पे करना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। जब हम क्या किए, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखें, किसको? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, तो हमको ये पता चला किसके ऊपर आवेश का गुण है, पर दोनों अलग अलग टाइप के थे। तो भैया अलग अलग टाइप के थे, तो भैया कौन कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन पे देखा गया तो उस पे कौन सा आवेश था? ऋण वाला आवेश था। कौन सा आवेश था? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पे देखें तो उस पे कौन सा आवेश था? धन वाला आवेश था। कितना था भैया? धन। कौन सा आवेश था? धन आवेश। जब हम उसको मापे, मेजर किए कि कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर प्रोटॉन के ऊपर, तो हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को देख के मेजर करके, तो हमको पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा पॉइंट, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? तो हमको पता चला कि एक प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। एक प्रोटॉन पे सेम उतना ही। अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर ये होता है कि ये कौन सा होता है? ऋण वाला आवेश होता है, ये कौन सा होता है? धन वाला आवेश होता है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं। ये पॉइंट समझ में आ गया। आवेश एक्चुअली में किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। ये हमको समझना है, ठीक है ना। आगे समझते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर किसी पदार्थ के ऊपर आवेश आता ही क्यों था? आने का कारण समझिएगा। एक्चुअली में पदार्थ किससे बना था? एटम से, परमाणु से। तो पहले तो परमाणु पे आवेश आएगा, परमाणु पे आवेश आएगा तभी उस पदार्थ पे आएगा। तो हम पहले ये समझेंगे कि इस परमाणु पे आवेश कैसे आता है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का परमाणु को निकाल के देखते हैं, किसी भी पदार्थ का, ठीक, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। चाहे कोई भी परमाणु किसी भी तत्व का हो, हमारे अंदर हो, चाहे किसी भी तत्व के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट क्या होता है थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक क्या है, यहाँ पे परमाणु हमने निकाला। इस परमाणु में हम देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 हो गया होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब सोचिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो भैया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है इतना होगा, तो 8 का कितना होगा? तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम 8 प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? तो हमको पता चलेगा एक प्रोटॉन कितना, तो 8 का कितना होगा। क्या दोनों बराबर होंगे? हाँ जी बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर था, तो 8 का भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब सोचिए, जब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन का आवेश आपस में बराबर है, यानी कि धन आवेश है, 8 वाला इलेक्ट्रॉन वाला धन माइनस है और प्रोटॉन वाला कितना है? प्लस में है। आज दोनों के दोनों क्या है? एक बर्तन में रखे हुए हैं। किसमें रखे हुए हैं? एक बर्तन में। तो हम बताया था इसके पहले कि एक प्लस आवेश है इस पे जितना, उतना ही इस पे माइनस आवेश है, दोनों को मिला देंगे तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो इसीलिए इस परमाणु के ऊपर कोई आवेश आपको नहीं दिखता है। हमारे अंदर, आपके अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर कोई आवेश नहीं दिखता है। इसका कारण यही है कि जितना प्रोटॉन है उसमें उतना ही क्या है? उसके एटम में इलेक्ट्रॉन है। ये जितना आवेश प्रोटॉन वाला बनाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन वाले बनाएंगे, वो दोनों आपस में क्या कर देंगे? आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन रहता है। फिलहाल के लिए एटम कैसा है? उदासीन है। इसके ऊपर आवेश आएगा कब? तो भैया इसके ऊपर आवेश कब आएगा थोड़ा समझते हैं कैसे आ सकता है। देखिए, अगर हम क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अब सोचिए क्या हो, अगर किसी परमाणु से जो कि उदासीन है स्टार्टिंग में, उससे 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? निकाल दिया बाहर। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 6 प्रोटॉन के आवेश को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। बिल्कुल कर देगा आराम से। बचा क्या एटम में? बचा क्या? 2 प्रोटॉन अभी एक्स्ट्रा बच गया। नहीं बच गया? बिल्कुल तो बचा भाई। 2 प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा बचा है, अब सोचिए उसके आवेश को कोई कैंसिल कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो नहीं कर पाएगा तो उसका आवेश अब दिखेगा।
अब उसका आवेश दिखेगा तो इसका मतलब उस एटम पे दिखेगा, तो भैया कितना दिखेगा, तो 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे कौन सा आवेश दिखेगा, धन आवेश दिखेगा। परमाणु पे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। कब आया, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, निकाला। तो हमको ये समझ में आया कि जब हम किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे समझते हैं। अगर हम ऐसा न करें, इलेक्ट्रॉन को निकाले न, बल्कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दें बाहर से लाके, तब क्या होगा, तब ये होगा कि भैया इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाला तो 8 इलेक्ट्रॉन तो था ही। अब कितना आवेश हो गया, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के आवेश को क्या कर देगा, कैंसिल। बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा ना, उसका आवेश तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो वो अपना प्रभाव अब इस परमाणु पे क्या करेगा, दिखाएगा। तो कौन सा आवेश दिखाएगा, हाँ जी बिल्कुल, माइनस वाला आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, परमाणु के ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि किसी भी परमाणु पे अगर आवेश लेके आना है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है, हाँ धन आवेश। कौन सा, धन आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालते हैं तब कौन सा आवेश आता है, तो माइनस आवेश। एक कंफर्म हुआ, पॉइंट समझ में आया। बिल्कुल ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। किसी भी पदार्थ के परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें कौन सा आएगा, धन। अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें कौन सा आएगा, ऋण आवेश। कई लोग सोच रहे सर इसमें प्रोटॉन भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, तभी तो आवेश आना चाहिए। नहीं नहीं, प्रोटॉन हम नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक के अंदर जो चीजें होती हैं वो प्रबल नाभिकीय बल से काफी तेजी से बढ़ी रहती हैं, तो इनको निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, ना निकाल सकते हैं ना इसका उसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, सॉरी। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ जो कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये पॉइंट समझ में आ गया। किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश क्यों आता है हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब जब परमाणु पे हमको समझ में आ गया कि आवेश क्यों आते हैं, तो सेम आ जाते हैं किस पे, उस पदार्थ पे। पदार्थ पे भी हमको समझ में आएगा। देखिए, ये पदार्थ जो है, यानी कि जो मार्कर है, स्टार्टिंग में क्या है, न्यूट्रल है, मतलब कोई आवेश नहीं है। क्यों आवेश नहीं है, क्योंकि इसके परमाणु में जितने जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर होगा तो पदार्थ परमाणु कैसा रहेगा, न्यूट्रल, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन सॉरी प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज को कैंसिल कर रहा होगा। इसलिए क्या है, हर एक एटम क्या है, इसका न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए पूरा पदार्थ किसे दिख रहा है, उदासीन। अगर ऐसा करें कि इसको हम रगड़ दें, तो रगड़ेंगे तो क्या होगा, सोचिए, अगर इसको रगड़ देते हैं तो क्या होगा, होगा ये कि इसमें से जितने भी एटम होते हैं उन सभी एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक, समय से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब सोचिए, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो होता क्या है, उस परमाणु पे कौन सा आवेश आता है, तो पहले कैसे, धन आवेश आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो सभी परमाणु जो होंगे उनसे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। ठीक है, अब धन आवेश आ गया तो पूरे परमाणु पे आया है, तो पूरा पदार्थ ही किससे बना हुआ है, परमाणु से। तो सोचिए, क्या उस पदार्थ पे धन आवेश आया, हाँ जी सर बिल्कुल आया। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कहाँ गए, तो वो चले गए हैं जिस पदार्थ से आप रगड़े हैं उसके एटम में। अगर कांच है, रेशम से रगड़े हैं, तो कांच पे कौन सा आ गया, प्लस आवेश, और सारे इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए हैं, रेशम के अंदर, रेशम के अणु के अंदर। तो सोचिए, रेशम जो होगा उस पे कौन सा आवेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए उस पे कौन सा आएगा, माइनस आवेश। समझ में आया। तो कोई भी पदार्थ आवेशित क्यों होता है, उसका कारण एक ही है, क्योंकि उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उससे कौन सा आएगा, पूरा प्लस आवेश। अगर ऐसा हो कि अगर इलेक्ट्रॉन हो, ये भी हो सकता है कि रेशम में से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें आ जाए, कांच में, तो एक पदार्थ से दूसरे में भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे से पहले में भी आ सकते हैं। अगर सोचिए दूसरे से पहले में आ जाए तो उस केस में पहला वाला कौन सा होगा, माइनस चार्ज। समझ रहे हैं। तो ये हमको समझ में आ गया, कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, आवेशित क्यों होते हैं, या उनके ऊपर रगड़ने पे आवेश क्यों आता है। अगर आपके ऊपर अगर सोचिए आवेश लेके आना है तो क्या करेंगे हम लोग, रगड़ेंगे नहीं, पकड़ के दीवार में रगड़ना नहीं है, उस केस में कुछ नहीं करना है। करना यह है कि कैसे भी जुगाड़ पानी लगाइए और आपके अंदर जो एटम पड़े हुए हैं उस एटम से क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन को निकालिए। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सोचिए आपके हर एक परमाणु में क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब निकालने का प्रोसेस क्या होगा, वो बहुत सारे तरीके होते हैं, वन डे ग्राफ जनरेटर होता है, उससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी पदार्थ के ऊपर आवेश तभी आता है जब उसके एटम से, यानी कि उसके अंदर से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, या उसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल लेते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है ना, एक और पॉइंट थोड़ा नोट करिएगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी भी पदार्थ से, ठीक है, यन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, यन इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कितना आवेश आएगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर सोचिए, अगर कह दे तुमसे कि एक पदार्थ है, एक परमाणु ही है,
परमाणु से हम क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो सोचिए उसके ऊपर कितना आवेश आएगा। तो जैसे शुरुआत में कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 प्रोटॉन था, दोनों कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे के आवेश को, 2 निकाल दिए, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देगा, एक्स्ट्रा क्या बचा, 2 प्रोटॉन। यानी कि 2 प्रोटॉन के बराबर क्या आएगा, इसके ऊपर कौन सा धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने पर धन आवेश आएगा, पर कितना आएगा, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा है ना, तो 2 प्रोटॉन के बराबर क्या आएगा, आवेश। यानी कि जितना हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उतना से अगर हम क्या कर देते हैं, एक प्रोटॉन के आवेश में गुणा कर देते हैं, तो उतना क्या होगा, उस पूरे परमाणु के ऊपर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। सेम पदार्थ के ऊपर अगर सोचिए ये है, इससे हमने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। पूछे इसके ऊपर कितना आवेश आया, तो 4 नहीं आया, 4 तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 प्रोटॉन के बराबर इससे क्या आएगा, धन आवेश आएगा। तो एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
करेंगे और जितना वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, उसका आवेश होगा। किसका? इस पदार्थ का। तो अगर हम मान लें कोई पदार्थ है, उस पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इसी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? n इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम क्या मान रहे हैं? E मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? E। तो अगर हम कह दें इस पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उसके ऊपर कितना आवेश आएगा? तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहां लिख रहे हैं, यदि किसी पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उसके ऊपर जो आवेश आएगा कितना आएगा? तो भैया उसका मान होता है Q इक्वल टू, ठीक है ना, Q कितना के बराबर होगा? तो n से हम किस में गुणा करने वाले हैं? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ने एक प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में हम क्या कर देंगे? उतना नंबर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या पता चल जाएगा हमको कि उतना, जितना भी गुणा करने के बाद आएगा उतना आवेश आएगा। अगर इसको हम एक नाम दे देते हैं, इतना बड़ा संख्या वैल्यू रखने से अच्छा है कि उसको नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं हम E। तो यहाँ लिख सकते हैं Q इक्वल टू कितना होगा? N इंटू E। E क्या है? तो E मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या है? आवेश है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर किसी भी पदार्थ से हम क्या करते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या फिर n इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर डाल देते हैं, तो उसके ऊपर कितना आवेश आएगा? तो उसका फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, ठीक है। अब ये समझने के बाद से आप लोग आवेश जो है 10वीं लेवल तक का समझ में आ गया है। ठीक, अब अगला जो हेडिंग होने वाला है वो कौन सा होगा? विद्युत धारा होगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।